आपकी पीडीएफ भी अपलोड नहीं हुई है पिछले वही 4-5 दिन से, तो मैं पूरा व्यस्त ही चल रहा था, है ना, तो इस वजह से मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा पाया चीजों पर। तो मैं आज वो भी सब करवा दूंगा आपकी शाम तक, है ना। चलिए, तो लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज ऑल्दो हमारे एग्जाम में कम है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है। क्या बताऊं मनोज, इसमें जो टॉपिक होते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट यानी कि कथन तर्क हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है। कथन तर्क, कथन तर्क के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट अजम्पशन। कथन तर्क सबसे पहले देखेंगे, फिर हम देखेंगे कथन पूर्व धारणा। स्टेटमेंट अजम्पशन यानी कि कथन पूर्व धारणा, कथन पूर्व धारणा, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कथन निष्कर्ष यानी कि स्टेटमेंट कंक्लूजन। ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन भी हम पढ़ेंगे, अर्थात कथन निष्कर्ष भी हम लोग पढ़ेंगे। कथन निष्कर्ष भी हम लोग पढ़ेंगे। और जो पांचवा चौथा टॉपिक होगा वो हमारा होगा स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कथन कार्यवाही टॉपिक को भी हम लोग पढ़ेंगे। कथन कार्यवाही, कथन कार्यवाही। और इसके अलावा जो होता है एक हो जाता है आपका परसेप्शन टेस्ट। परसेप्शन मतलब व्यक्तिगत जो भी आपकी परसेप्शंस होते हैं, है ना, ये एक तरीके से व्यक्तिगत, एक तरीके से व्यक्तिगत राय पर आधारित होता है कि आप किस बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं। ठीक है, असर्शन रीजन एक्चुअल में वैसे रीजनिंग का पार्ट है नहीं, उसमें होता तो मेनली जीएस का गेम है, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। मतलब तरीका मैं बता दूंगा कि असर्शन रीजन का तरीका क्या है, लेकिन असर्शन रीजन जो है वो जीएस का पार्ट है, मतलब उसके क्वेश्चन जीएस पर आधारित आते हैं, है ना, कि एक कथन देगा, उसका अभिकथन देगा। कथन देगा कि दिल्ली का तापमान दिल्ली का तापमान शिमला के तापमान की तुलना में गर्म है ना, फिर उस पर आधारित अभिकथन दे देगा कि दिल्ली की ऊंचाई शिमला की ऊंचाई की तुलना में कम है। ठीक है, हाँ, अभी मैं 2-3 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था लवली, क्योंकि मैं थोड़ा सा पारिवारिक काम में फंस गया था। अब से क्लास जैसे होती थी वैसे ही होगी, अब कोई ब्रेकआउट नहीं होगा। ठीक है, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे शिखा सिंह। जिस दिन आपकी क्लास नहीं होती है ना, उस दिन पढ़ने का मन नहीं करता। अरे भाई ऐसा मत क्या यार, फिर बैच खत्म होने के बाद क्या करेगा, फिर पढ़ने का मन ही नहीं लगेगा फिर तो अब हम सबसे पहले स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट से शुरू करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट से। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो इसका अर्थ हो जाता है कथन। स्टेटमेंट का अर्थ हो जाता है कथन और आर्ग्यूमेंट का अर्थ हो जाता है बेटा निष्कर्ष। आर्ग्यूमेंट का क्या अर्थ हो जाता है, आर्ग्यूमेंट का अर्थ हो जाता है बच्चे यहां पर निष्कर्ष। यानी कि आपका जो टॉपिक है वो बनता है कथन निष्कर्ष। क्या टॉपिक बनता है? यार निष्कर्ष कब से हो गया, तर्क। आपका जो टॉपिक है वो बनता है तर्क। आप मुझे बताइए, क्या आपने ये जो शब्द है वो जीवन में पहली बार सुना है या इससे पहले कहीं सुने हैं? आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट, ये शब्द जो है वो जीवन में इसमें पहले कभी आपने सुने हैं या आज आप पहली बार ही सुन रहे हैं इन शब्दों को? क्यों भाई, आप इन शब्दों को आज पहली बार सुन रहे हैं या इससे पहले आपने ये जो शब्द है कहीं सुने हैं? सुना है, कहां सुना है? पहली बार सुन रहे हो यशु? अंकित कह रहा है सुना है, और किसी ने सुना है या वो भी पहली बार ही सुन रहे हो? सारे सुने हैं आज तक? कहां सुने हैं? लवली कहां सुने हैं? अगर हम बात करें कथन की, स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया? एक वाक्य बेसिकली,
मैं किसी चीज के बारे में कोई वाक्य अगर पूरा बोल दूं तो वो स्टेटमेंट है। मैंने बोला कि आने वाले 3 दिनों में भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। ठीक है, मैंने बोला कि आने वाले दिनों में कई भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। अब ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण होंगे, इसके पीछे बहुत सारे तर्क होंगे, इसके पीछे बहुत सारे पूर्व धारणाएं होंगी, है ना। बच्चे कह रहे हैं सर पीवाईक्यू में देखा है। अरे प्रभु, कोचिंग पढ़ती थी ऑफलाइन तब सुने। ऐसी छोटी छोटी बातें करते हो। चलो बढ़िया है। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या है, एक प्योरली एक वाक्य है। स्टेटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स है ना, डिफरेंट थिंग्स। बट याद रखिएगा, जो भी कथन में कही गई बात है वो हमेशा सत्य होगी, यानी कि। अच्छा, आर्ग्यूमेंट आपने बताओ, बस कोचिंग पढ़ती थी तब सुना था। आर्ग्यूमेंट आप जो है, अच्छा आपने रीजनिंग पहले पढ़ी हुई है वहां से, इसलिए आपने आर्ग्यूमेंट शब्द सुना था। मुझे लगता है कि मैंने तो ये शब्द रीजनिंग ना पढ़े बिना भी सुना है। और मैं जिन बच्चों को पढ़ाऊंगा, अभी आपसे पूछूंगा तो आप क्या कहोगे, हाँ सर हमने भी सुना है यार। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है भाई, बहस करना। बेसिकली आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, बहस करना, है ना। आर्ग्यू शब्द से बना है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। तो ये शब्द आपने जीवन में पहली बार सुने हैं। ये शब्द हमने कोचिंग में जाके सुने थे। मेरे को तो स्कूल में भी मैडम ने कई बार बोला, अरे लड़के तू बहस मत किया कर, डोंट आर्ग्यू विद मी। है भाई, जब तुम्हारी लड़ाई हो जाती की होगी किसी से, तो तुम लोग क्या बोल देते हो कि डोंट आर्ग्यू विद मी, है ना। सचिन बहुत इंपॉर्टेंट काम था घर से रिलेटेड, कुछ इसलिए नहीं हुई थी, है ना। तो बहस करना, आर्ग्यू करना, भाई सिंपल सी बात है। तो डोंट आर्ग्यू विद मी, तुम मम्मी से कह देते हो मम्मी डोंट आर्ग्यू विद मी। पापा से कहते हो पापा डोंट आर्ग्यू विद मी ऑन दिस थिंग्स, है ना। तो बहस करना। अब भाई जब हम जीवन में बहस करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, तो क्या ये हम कोचिंग जाके सुने थे शब्द? मुझे नहीं लगता। अब बताना जरा कि ये शब्द कब से सुनते आ रहे हो, बचपन से? ये तो आम बोलचाल की भाषा है भाई, हम सबने सुना है। ये तो बेसिक सी बात है। ये कैसे हम कह सकते हैं हम सर वहां पहले कोचिंग किए थे तब सुने थे? उससे पहले तो हमने सुना ही नहीं। मुझे लगता है मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूं कि डोंट आर्ग्यू विद मी, डोंट कमेंट ऑन मी, डोंट कंक्लूड मी। ये सारे शब्द तो बचपन से आते हैं। तो आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है किसी से बहस करना, है ना। अब अगर वो बहस जो है वो तथ्य के साथ हो रही है, वो अगर बहस जो है वो तथ्य के साथ हो रही है, यानी कि आपके पास क्या है, कुछ प्रमाण है, कुछ प्रूफ है, तो वो बहस क्या कहला गई, वो बहस कहला गई तर्क। तब हमने कह दिया तर्क करना, है ना। मतलब ये कह दिया तर्क करना। तर्क जो एक शब्द है, ये एक तरीके का, एक मतलब मान लीजिए वैलिड वर्ड है, एक तरीके का जो है सुपरस्टिशियस वर्ड है। ठीक है, तब हमने जो है वो वर्ड तर्क शब्द का यूज किया। अब ये जो तर्क होता है ये दो तरीके का होता है। ये जो तर्क होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है वीक आर्ग्यूमेंट, कमजोर वाला, वीकनेस। ठीक है, एक होता है भाई साहब स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, मजबूत वाला, यानी कि जिसकी पावर ज्यादा हो। अगर तथ्य के सपोर्ट में है, अगर ये जो है वो तथ्य के विरोध में है, अगेंस्ट है, तो हो जाएगा वीक आर्ग्यूमेंट। अगर वो तथ्य के सपोर्ट में है, तथ्य के सपोर्ट में है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। देखो इसको समझाने का एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, उस एग्जाम्पल से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेता हूं, उस एग्जाम्पल से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या एग्जाम्पल? मान लो, है ना, एक नाम ले लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल एक नाम ले लेते हैं अर्चना। ठीक है, अर्चना, और एक नाम ले लेते हैं हम, है ना, एक नाम ले लेते हैं हम सचिन। अर्चना और सचिन ये दोनों भाई बहन है। ये कौन है? ये दोनों भाई बहन है। और इनके फादर, ये इनके फादर हैं, मान लीजिए कोई भी। इनके पिता के पास जो है वो 5,000 रुपए है। इनके पिता के पास क्या है? 5,000 रुपए हैं। ठीक है, इनके पिता के पास 5,000 रुपीज है ना।
अब अर्चना ने और सचिन ने दोनों ने वो 5,000 रुपए की डिमांड करी। अच्छा, शर्त ये है कि ना तो 5,000 को तोड़ के आधे आधे दे पाएंगे, ठीक है, और क्या कहते हैं ना, इसको ब्रेक कर सकते हैं हम। 5,000 के 5,000 पूरे के पूरे देने हैं, ठीक है, 5,000 के 5,000 पूरे के पूरे देने हैं, चाहे वो अर्चना को दो चाहे वो सचिन को दो, दोगे किसी एक को, ठीक है। अब वो किसको मिलेंगे बताओ। तो फादर क्या पूछेंगे इन दोनों से कि बाबा तुम दोनों का रीजन क्या है, कि तुम्हारा रीजन क्या है और तुम्हारा रीजन क्या है। दोनों से क्या पूछा गया, रीजन पूछा गया। रीजन बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट का ही हिस्सा हो गया, है ना। जब हम आर्ग्यू करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे कारण देते हैं ना, तो आर्ग्यूमेंट का ही हिस्सा हो गया क्या, रीजन। अब जब रीजन इनको मिले तो अर्चना ने कहा कि बाबा मुझे जो है वो बुक्स लेके आनी है, मुझे जो है वो कुछ फॉर्म भरने हैं, अभी मान लीजिए 10-15 फॉर्म आए हुए हैं वो भरने हैं, या मुझे कोई कोर्स लेना है। ये इसने मतलब अर्चना ने बातें बताई। यही चीज सचिन से पूछी गई, सचिन तुमको क्या चाहिए। पुनीत कुमारी जी कुछ नहीं चल रहा बेटा, भांगड़ा कर रहा था मैं, भांगड़ा करते करते पढ़ाने लग गया, ठीक है। तो सचिन से पूछी गई, सचिन तुमको क्या चाहिए। सचिन ने कहा कि पापा मैं तो क्रिकेट किट लाऊंगा और मैं सचिन तेंदुलकर की तरह देश का नाम रोशन करूंगा। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो 5,000 रुपए हैं, दोनों के पॉजिटिव पॉइंट्स होने के बाद भी इसने कोई निगेटिव वे में पैसे नहीं मांगे। उसने ये नहीं कहा कि मुझे जुआ खेलने जाना है, मुझे सट्टा लगाना है, मुझे नशा करना है ना, मुझे दारू पीनी है, ये सब थोड़ी कहा सचिन ने। फिर भी आप अपने अंदाजे से बताइए कि 5,000 रुपए किसको मिलेंगे। बेटा ये चैप्टर चल रहा है स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट। आप लेट हो गई क्लास पे, है ना, आप 15 मिनट लेट हो गई बच्चे क्लास में, इसलिए अब आपको आधी चीजें सिर के ऊपर से जाती हुई दिख रही होंगी। तो क्लास को स्टार्टिंग से देखते हुए आ जाओ ना। आप बताओ भाई 5,000 रुपए किसको मिलेंगे, कमेंट करो जल्दी से। क्यों मिलेंगे अर्चना को, सभी लोग अर्चना अर्चना कमेंट कर रहे हैं, क्यों मिलेंगे अर्चना को भाई। अर्चना ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया जो अर्चना को मिलेंगे और सचिन को नहीं मिलेंगे। आप अपने आप बता रहे हो, अभी तो मैंने चैप्टर शुरू भी नहीं किया, अभी मैंने इसके पीछे का कारण भी नहीं बताया कि अर्चना को क्यों मिलेंगे, फिर भी आप सब आंसर दे रहे हो अर्चना को। क्या कारण है उसके पीछे, उसके पीछे का कारण है समाज। ये 5,000 रुपए सच में अर्चना को मिलेंगे और इसके पीछे का कारण है समाज। हमारा समाज बहुत बेकार है, 4 लोग क्या कहेंगे। बताओ, लड़की को नहीं पढ़ाया और लड़के को भाई साहब क्रिकेट किट के लिए पैसे दे दिए। दोनों को कैसे दे देगा, आपने बात ही नहीं सुनी फिर मेरी पूरी। अगर आप दोनों को पैसे दिलवा रहे हो तो आपने मेरी बात ही नहीं सुनी पूरी, यानी कि आपने अधूरी बात सुनी है। मैंने ये बोला था कि 5,000 रुपए और किसी एक को ही मिलेंगे, यानी कि आपका कंसंट्रेशन 0 है, तो आप भी कंपटीशन की लाइन में अभी हो नहीं, बहुत पीछे हो भी तो, ठीक है। तो ये 5,000 रुपए अर्चना को मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज कहता है आज भी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गवाह। तो आज भी हमारा जो समाज है वो पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा फोकस करता है, उसका खेल कूद से कोई ज्यादा जो है ना रिलेशन नहीं है। जबकि हो सकता है कि खेल करके बहुत बड़ा नाम रोशन कर दे, करोड़ों अरबों रुपए कमाए, हो सकता है अर्चना पढ़ने के बाद 35-40 हजार रुपए की सैलरी में जीवन बिताए, लेकिन फिर भी ये जो अगर हम बात करें रीजन की, तो इस रीजन के आधार पर अर्चना को ये जो पैसे हैं वो दिया जाएगा, ठीक है, सही है। अब आती है बात, जब आपने सर स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसको कहा तो क्या ये वीक है, नहीं। अगर वहां लिखा होगा दोनों को दे सकते हैं तो दोनों को दे सकते थे, लेकिन इसके सामने इसका पॉइंट जो है वो आपका वीक हो गया। इसके सामने सचिन का जो आर्ग्यूमेंट है वो अर्चना के सामने वीक हो गया और इस वजह से अर्चना को पैसे मिल गए, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है, आर्ग्यूमेंट के केस में याद रखिएगा कि आर्ग्यूमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट अर्थात तर्क की जब आप बात कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में कई सारे पॉइंट आपके सही होते हैं। केस में क्या होता है, इस केस में बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके सही होते हैं। जैसे मतलब कब कब हमेशा सही होगा, याद रखिएगा हमेशा सही होगा। आर्ग्यूमेंट जो है वो इन पॉइंट्स पर हमेशा सही होगा, कोई गलत कर ही नहीं सकता। कौन कौन से पॉइंट्स है देखिए। पहला पॉइंट है कि अगर
वहां पर सोसाइटी की बात आ रही है, यानी कि समाज का की भलाई आपको सोचनी है। आपको जो है वो हमेशा समाज की भलाई सोचनी है। आप कभी भी समाज की बुराई नहीं सोच, आपको हमेशा क्या सोचना है, आपको जो है वो हमेशा समाज की भलाई सोचनी है कि किन वस्तुओं से, किन चीजों से समाज की भलाई हो रही है। दूसरी चीज, अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है, यानी कि अगर कोई सरकारी आदेश है, तो उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। अगर कोई सरकारी आदेश है, अगर कोई सरकारी आदेश है तो उसकी आप अवहेलना नहीं करोगे, है ना। आप विरोध कर सकते हो, विरोध जता सकते हो, विरोधाभास कर सकते हो, पर अवहेलना नहीं कर सकते, है ना। अनटिल एंड अनलेस वो आदेश कोई ऐसा ना हो कि सबको फांसी की सजा दे दी जाए, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स पर तो वहां पर एक्सेप्शन होते ही है, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। लेकिन हाँ, अगर ऐसा आ जाए कि सरकार आपसे बोले कि भाई अगले 3 दिनों तक पानी नहीं आएगा, तो अपने घरों में पानी को बचा के रखें, और अब आप बहस करने लगो इस पर, नहीं हम क्यों सरकार की मानेंगे, हम तो पानी खूब बहाएंगे, है ना। तो ऐसे पॉइंट्स पर आपको सरकार की जो बात है वो माननी पड़ेगी, ऐसे पॉइंट्स पर आपको सरकार की जो बात है वो सुननी पड़ेगी। तो सरकारी आदेश जब भी आते हैं तो वो माने जाते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है भाई साहब एक्सपीरियंस। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड एडवाइस आपको दे रहा है, यानी कि अगर कोई आपको अनुभवी सलाह दे रहा है, अगर कोई भी अनुभवी व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है, तो उसकी सलाह जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाता है। जैसे अगर मान लीजिए सचिन तेंदुलकर गौतम गंभीर, विराट कोहली को सलाह दे रहे हैं कि बैटिंग करते वक्त ये टेक्निक अपनाए, तो वो सलाह मानी जाएगी। लेकिन वही विराट कोहली को या गौतम गंभीर को सलाह देने के लिए मनोज या सचिन पहुंच जाएं, तेंदुलकर नहीं, हमारी क्लास वाले सचिन, और बोले विराट भाई आपकी बैटिंग टेक्निक में कमी है, तो बैट जब आप उठा रहे हैं तो ऐसे नहीं ऐसे उठाइए, तो विराट रैपट मार के भगा देंगे, है ना, उनके गार्ड्स जाने ही नहीं देंगे वहां तक। तो ऐसी सलाह नहीं मानी जाएगी, ये समझ रहे हो बात। तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह, उसी क्षेत्र का जो अनुभवी व्यक्ति होगा उसकी सलाह जो है वो मानी, हमेशा जो है वो जो है मानी जाती है। तो एक्सपीरियंस्ड एडवाइस, एक्सपीरियंस्ड एडवाइस के साथ साथ यहाँ गुड एडवाइस भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस में कोई बैड एडवाइस आपको दे रहा है कि छत से कूद जाओ, कुएं में कूद जाओ, तो कुएं में नहीं कूदना है, अच्छी सलाह मानी जाएगी बस, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई नोटिस दे रहा है, उसके बाद अगर कोई आपको नोटिस दे रहा है ना, या कोई आपको वार्निंग दे रहा है, या कोई आपको वार्निंग दे रहा है, मतलब आपको कोई चेतावनी दे रहा है, मतलब नोटिस क्यों लिख रहा हूं मैं, ना लिख लो। कोई आपको सूचना दे रहा है, कोई आपको चेतावनी दे रहा है, तो उन चीजों को माना जाता है। मतलब जैसे आपको चेतावनी दी जाए कि नदी में इस बिंदु से आगे न जाएं, डूबने का खतरा है। अब आप क्या, मैं तो बहुत बड़ा तैराक हूं, और गए उस बिंदु से आगे और डूब, गायब, डूब गए। चेतावनी को आपने क्या किया, अनदेखा कर दिया। इसीलिए चेतावनी को अनदेखा नहीं किया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए चेतावनी को जो है वो अनदेखा नहीं किया जाता है। तो चेतावनी को अनदेखा नहीं करना है ना। चेतावनी को जो है वो अनदेखा नहीं करना है, इन बातों का ध्यान रखना है। फिर अगर उसके बाद अगर हम बात करें और पॉइंट्स पर, तो जैसे अगर आप किसी ऑफिस में एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहे हो, तो वहां पर जो बॉस का आदेश होगा, जो बॉस का ऑर्डर होगा, वो हमेशा स्ट्रांग मानते हैं, कभी उसके विरोध में नहीं जाना, ठीक है, उसके विरोध में नहीं जाना कभी भी। रुक जा, मैंने कोई तो मजाक करा है बस, समझा, रुक जा, है ना। ऐसे ही अगर अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ऑर्डर हो गया, सोसाइटी हो गई, आपका एडवाइस हो गई, है ना, इन शब्दों पर बात हो गई, है ना। और अगर हम बात करें, और हाँ बस चलो ये तो ये हो गए। अब बताता हूं मैं कि जब आपका गलत होता है, हमेशा हमेशा गलत कब कब होता है, आर्ग्यूमेंट ये भी लिख लो। आर्ग्यूमेंट हमेशा गलत होता है, कब कब होता है समझ लो। हमेशा गलत कब होगा, पहला पॉइंट है जब आप पर्सनल ओपिनियन दे दोगे, आपके पर्सनल ओपिनियन नहीं चलते हैं। हो सकता है कि आपकी जो मानसिकता है वो खराब हो, तो हम अपने पर्सनल ओपिनियन किसी पे नहीं थोप सकते। वहां पर आप जो है वो अपने पर्सनल ओपिनियन रख ही नहीं सकते, कि आपकी मानसिकता खराब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, तो आप पर्सनल ओपिनियन कभी नहीं रखोगे। दूसरे, अगर आपको कभी शब्द दिखाई दे जाए ऑल, है ना, ओनली,
या फिर ओनली, नथिंग, नथिंग या एवरीथिंग, अगर ये शब्द आपको दिखाई दे जाए, सबकी, सभी या केवल जैसे शब्द आपको दिखाई दे जाए, ये सभी लोग विद्वान हैं, नहीं ये भी गलत है। या कह दे कि केवल मैं ही विद्वान हूं, ठीक है ना, मैं ही विद्वान हूं। तो विद्वान अगर आप केवल कह रहे हैं मैं ही विद्वान हूं तो गलत है, कह रहे हम कुछ लोग विद्वान हैं तो फिर भी ठीक है। बॉस गलत बोले तो बेटा अगर वो उसकी कंपनी है तो वो सही है, फिर वो गलत भी बोल रहा है तो वो सही है। इसके लिए मैंने लिखा अगर आप किसी जगह एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहे हैं तो उस वो आर्ग्यूमेंट हमेशा सही हो। बॉस गलत बोल रहा है तो भी सही है, बात खत्म। वहां पर कोई नो इफ नो बट, ओनली बॉस, ठीक है, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो अगर कभी ये शब्द दिखाई दे जाए तो हमेशा गलत होगा। तीसरी चीज होती है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है भाई साहब किसी से तुलना करना। कंपैरिजन का मतलब होता है किसी से तुलना करना। क्या आप चाहोगे कि आपकी तुलना की जाए? क्या आप चाहोगे कि आपकी तुलना आपके पड़ोसी से की जाए? क्या यादव जी चाहेंगे कभी उनकी तुलना शर्मा जी से की जाए? क्या भाई, फिर तो वही लड़ाई वाली बात हो जाती है। क्या ऐसा हो जाए कि तुम्हारे पिताजी कह दें कि भाई देख रहे हो वो शर्मा जी के लड़के के 95% आए हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी नौकरी काहे नहीं लग रही, तुम क्या कहोगे? पापा उसका कंपैरिजन मेरे से मत करो। तो जब हम भारत और अमेरिका का कंपैरिजन करते हैं तो वो गलत हो जाता है, या हम भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं वो भी गलत है, क्योंकि पाकिस्तान की परिस्थितियां हमसे बेकार है और अमेरिका की परिस्थितियां हमसे अच्छी हैं, तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जो है वही है, वही सही है, कंपैरिजन गलत होता है। जब आपको कंपैरिजन बुरा लगता है, जब आपका कंपैरिजन किसी थर्ड पर्सन से कर दिया जाए, आपको वो चीज बुरी लगती है, तो आप ये क्यों सोचते हैं कि भारत का कंपैरिजन हम अमेरिका से करते हैं तो हमें बुरा लगना चाहिए, या पाकिस्तान का कंपैरिजन हम अपने से करते हैं तो हमें अच्छा लगना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंपैरिजन इज ऑलवेज रॉन्ग, ठीक है, तुलनात्मक चीजें हमेशा गलत होती। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं आर्ग्यूमेंट में भी और अजम्पशन में भी। यही सारी चीजें अजम्पशन में भी काम आएंगी जब मैं आपको अजम्पशन पढ़ाऊंगा। जब मैं आपको अजम्पशन पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको पूर्व धारणा बताऊंगा, तो पूर्व धारणा में भी ये वाली सारी चीजें काम आएंगी। एक चीज और लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बाद में समझा रहा हूं, है ना, कि अगर कभी भी एडवर्टाइजमेंट की बात आएगी तो इसका मतलब होता है कि ये एडवर्टाइजमेंट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि लोग इस पर ध्यान देते, लोग ध्यान देते हैं, लोग ध्यान देते हैं। हर कोई एडवर्टाइजमेंट्स पर ध्यान देना चाहता है, इसीलिए फेयर एंड लवली या सॉरी फेयर एंड हैंडसम का ऐड विराट कोहली करते हैं, ठीक है, तुमसे हमसे नहीं करा रहे, ठीक है भैया। तो ये सारे पॉइंट्स हैं कि कब क्या करना है क्या नहीं करना। इन पॉइंट्स को जल्दी से आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, वरना फिर आप कहेंगे अरे गुरुजी हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, करते क्या। लिख लीजिए इन पॉइंट्स को जल्दी से, आप अपनी कॉपी में फटाफट से लिख लीजिए और लिखते ही डन कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। डन, डना डन डन, बहुत बढ़िया। नहीं बेटा विशाल, अगर आपने पीयूष सर की सारी क्लास ले ली है तो आप पीयूष सर की क्लास से कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, है ना। किसी भी एक टीचर को आप फॉलो करो डेफिनेटली, और उसके बाद PYQ लगाते रहो, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। ये सब तो वही है कि आर्ग्यूमेंट क्या है और ये सब पहले। अब देखो ऑप्शन आते हैं 5, तब इन 5 में से कोई 4 जो है वो ऑप्शन आपको आपके एग्जाम में दिखेंगे। यहाँ पर आपने जो 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 5 एग्जाम में नहीं दिखेंगे, इन 5 में से कोई 4 ही एग्जाम में दिखेंगे, ठीक है। 5 में से 4 कोई से भी ऑप्शन दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि विकल्प 1 मजबूत है, विकल्प 2 मजबूत है,
है ना, या तो विकल्प एक या तो दो मजबूत है, जहां पर आपको लगे दोनों में से कोई एक सही है ना, दोनों ही गलत है या दोनों ही सही है, इन पांचों में से कोई से चार जो है वो आपको दिखाई दे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप सोचिए क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताइए। कह रहा है शुड यंग एंटरप्रेन्योर्स बी एनकरेज्ड। कह रहा है क्या युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। युवा उद्यमी कौन है, जैसे मान लीजिए मैं आज एक नई कंपनी खोलता हूं, मैं आज मान लीजिए एक नई सॉफ्टवेयर कंपनी खोलता हूं, तो अगर मैं एक नई सॉफ्टवेयर कंपनी खोलूंगा तो उसमें 2 4 5 हजार लोगों को नौकरी दे देता हूं, तो क्या मुझे प्रोत्साहित करना चाहिए। आई एम अ यंग एंटरप्रेन्योर, बिल्कुल। जितने ज्यादा युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, देश उतनी ही जल्दी प्रगति करेगा, ऐसा हमारा मानना होता है, हमारे स्टैटिस्टिक्स यही कहते हैं। यानी कि युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने से क्या होगा, वे देश के औद्योगिक विकास में मदद करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल होगा। अगर रोजगार बाजार पर बोझ कम करेंगे, ये भी तो सही बात है। रोजगार बाजार क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट मार्केट। एम्प्लॉयमेंट मार्केट जहां पर बहुत सारे बेरोजगार पड़े हैं। से आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, क्या आप जो हैं वो कभी मजदूरों की मंडी में गए हैं। मंडी क्यों कहलाती है, सब्जी मंडी, वहां पर सब्जियां मिलती है। मजदूरों की मंडी, वहां पर बहुत सारे मजदूर मिलते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपकी रोजगार मंडी कब लगती है, जहां पर बहुत सारे बेरोजगार मिलते हैं। ठीक है, तो वहां पर एक बात बताइए कि जैसे जैसे बेरोजगारों को नौकरी मिलती जा रही है, तो जो रोजगार बाजार है उस पर बोझ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इंडस्ट्रीज बनेगी, नई नई कंपनीज बनेगी, नए नए लोगों को नौकरियां मिलेंगी। एक ही कंपनी रहेगी तो उतने ही लोगों को नौकरी मिलेगी, 10 कंपनियां होंगी तो हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी। सही बात है, तो इसीलिए कभी एक कंपनी नहीं होनी चाहिए। यानी कि बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि यहां पर क्या बात हुई कि पहला और दूसरा दोनों ही तर्क जो है वो कतई जहरीले मजबूत है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। कह रहा है शुड देयर बी ओनली अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ इनकम टैक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम। है ना, रोजगार मेला लगता है, वहां पर बेरोजगार होते हैं ना, जो रोजगार मेला लगता है वहां पर कौन होते हैं, वहां बेरोजगार होते हैं। अभी तो वहां रोजगार मेला लगा रहे, राजगार नहीं, रोजगार। राजमिस्त्री होते हैं, राजगार नहीं होते। कह रहे क्या आय के स्तर के बावजूद आयकर की एक समान दर होनी चाहिए। कि कहने का मतलब है कि अगर अंबानी है, इनकम टैक्स की बात हो रही है, ये पार्ले जी पर लगने वाली टैक्स की बात नहीं हो रही। पार्ले जी पर लगने वाला टैक्स अंबानी, अडानी, मोदी जी, तुम, मैं सब बराबर दे रहे हैं, लेकिन बात हो रही है इनकम टैक्स की। ये कह रहा है कि इनकम टैक्स अंबानी का और इनकम टैक्स जो है आपका, ठीक है, मान लीजिए, है ना, इनकम टैक्स जो है वो आपका विनीत का, है ना, तो इनकम टैक्स अंबानी का और विनीत का दोनों का बराबर जाए। चाहे अंबानी जो है वो 100 करोड़ कमाए तो उससे सिर्फ 1 करोड़ ले लीजिए, है ना, या उससे मान लीजिए चलिए 10 करोड़ ले लीजिए, यार 100 कमा रहा है, 10 ले लीजिए। देखिए ये जो है वो 10,000 कमाए और इससे जो है वो 1,000 ले लीजिए, तो क्या ये इंसाफ हुआ।
कि दोनों से बराबर टैक्स ले रहे हैं, 10% टैक्स, तो नाइंसाफी हो गई ना। तो कभी भी आयकर समान नहीं होता है, इसीलिए तो 12 लाख तक की इनकम है जिसकी, उससे टैक्स नहीं लिया जाता है। जिसकी 12 लाख से 1 रुपया भी ऊपर है उससे टैक्स लिया जाता है, उस 1 रुपए पे टैक्स लिया जाता है। ठीक है, तो वो टैक्स की बात हो रही है। कह रहा हां, इससे आयकर विभाग के अधिकारियों के काम में काफी कमी आएगी। अब सोचिए, जो पहला वाला सही कह रहे थे, वो ये चाहते हैं कि टैक्स बराबर कर दें, और टैक्स बराबर करने से जो है ना, आयकर विभाग के काम, जो कर्मचारी हैं उनके काम में कमी आ गई। उनके काम में कमी करने के लिए ये कह रहे हैं अंबानी को और विनीत को बराबर पैसा देना पड़े। ये क्या बात हुई? तो नाइंसाफी हो गई। कह रहे नहीं, इससे सरकारी कर संग्रह काफी हद तक कम हो जाएगा। क्यों भाई, बढ़ भी तो सकता है। पहले विनीत टैक्स भी तो नहीं दे रहा था, विनीत पहले टैक्स थोड़ी दे रहा था 10,000 रुपए पे, अब दे रहा है 10,000 पे 1,000 का टैक्स। जबकि अंबानी तो चलो पहले भी दे रहा होगा, 10 करोड़ ना सही 9 करोड़ दे रहा होगा। तो अब लेकिन अंबानी जैसे तो 1% लोग हैं भारत में, केवल 1% जनसंख्या ऐसी है जिनकी सैलरी 2 लाख या उससे ऊपर है, केवल 1%। सोचिए, 99% की नहीं है 2 लाख या 2 लाख से ऊपर। अभी अगर हम बात करें तो जिसकी तनख्वाह लाख रुपए है उससे ऊपर अगर आएगी तो टैक्स में है, लाख रुपए से कम वाले को टैक्स नहीं देना। 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है। ठीक है, तो ये वाली चीज बनी। तो यहां पर क्या हो गए, दोनों गलत हो गए। इफ नाइदर वन नॉर टू इज स्ट्रॉन्ग, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, सी ऑप्शन। ध्यान दो भैया, क्वेश्चन को पढ़ते वक्त बहुत ध्यान से सोचना है। अपनी दिमाग की अपनी राय नहीं रखनी है, जो राय रख रहे हो उससे समाज पर क्या फर्क पड़ेगा, यह सोच के राय रखो। कह रहे क्या भारत में केवल 2 राजनीतिक दल होने चाहिए? अब मान लीजिए हम 2 राजनीतिक दल की बात करें, एक बीजेपी एक कांग्रेस, इसके अलावा कोई ना हो, है ना, ना आम आदमी पार्टी हो, ना सपा हो, ना बसपा हो, ना टीएमके हो, ना डीएमके हो, ना सीएमके हो, ना पीएमके हो, कोई ना हो, केवल 2 ही राजनीतिक पार्टी, है ना, केवल 2 ही राजनीतिक पार्टी हो, एक बीजेपी एक कांग्रेस। तो फिर क्या होगा, दोनों भाई भाई, कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई हो जाएंगे, और फिर हमारी तो रेल बन जाएगी। तो कह रहा है कि हाँ, कई विकसित देशों में केवल 2 राजनीतिक दल हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। अमेरिका क्या कर रहा है या चाइना क्या कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। तो चाइना में तो भाई तान्या डिक्टेटरशिप भी है, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, तो डिक्टेटरशिप लागू करवा दे, है ना। फिर तो जो मतलब सर्वो सर्वा होंगे उस समय, मान लीजिए उस समय जो प्रधानमंत्री बने बैठे होंगे, उन्होंने जो कह दिया वो तुम्हें मानना पड़ेगा। उन्होंने कह दिया कि इसका घर ले लो, तुम्हें देना पड़ेगा। तुम आवाज भी नहीं उठा सकते, आवाज उठाओगे दाएं 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 कर दिया जाएगा। तो ये तो गलत है ना। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, भारतीय मतदाता केवल 2 राजनीतिक दलों के बीच चयन करने के लिए परिपक्व नहीं है। हाँ सही बात है, आप परिपक्व थोड़ी हो, आप तो बेवकूफ हो। भाई आपको 2 जनों में चयन करना होगा तो कैसे कर पाओगे? आप 10 में चयन कर सकते हो लेकिन 2 में नहीं कर पाओगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास 5 ऑप्शन है चयन करने के लिए, तो पांचों में चयन करना डिफिकल्ट है या 2 ऑप्शन में चयन करना डिफिकल्ट है? 2 में से तो किसी एक को ही चयन करना है, कर दिया किसी एक को, लेकिन 5 में से किसी एक को चयन करना वहां डिफिकल्ट है ना। आशुतोष मुझे नहीं पता आप कौन से कांस्टेबल के क्लास नोट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। यहां पर क्या हो गया, दोनों गलत हो गए, मतलब सी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। बाकी सुबह 8 बजे वाली जो क्लास हो रही है रीजनिंग बाय पुलकित सर यूट्यूब चैनल पर, वो जरूर लेते रहे। कल से शुरू हो जाएगी वो भी वापस से। बहुत लेट हो गए बेटा। हाँ, अब प्रियंका मैं वही कह रहा हूं, अभी क्या करो आप, सुबह 8 बजे वाली जो रीजनिंग बाय पुलकित सर चैनल पर क्लास हो रही है और थोड़ा कंटिन्यू रख लो। कह रहा है कि क्या देश में मांसाहारी भोजन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए? हाँ, ये महंगा है और इसलिए ये देश के अधिकांश लोगों के मध्यम से परे है। ऐसे तो महंगे बहुत सारी चीजें हैं, है ना। 3 दिन से बेटा कोई क्लास नहीं हुई थी, कल से शुरू होगी वो वाली, आज से बाकी शुरू हुई है। तो क्या ये महंगा है? नहीं, इसलिए तो नहीं लगा देना चाहिए। कह रहा है नहीं, हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में कुछ भी प्रतिबंध। मैंने लिखवाया था कि अगर कहीं भी ये वाले शब्द दिख जाए, नथिंग, एवरीथिंग, तो ये तो गलत होते हैं, है ना। कुछ भी क्लास में बफरिंग हो गई थी, अब ठीक हो। क्लास में बफरिंग हो गई थी, अब ठीक हो गई है। नाउ ठीक, नाउ ओके। है ना। तो भैया यहाँ दोनों ही चीजें गलत हैं, यानी कि नाइदर वन नॉर टू इज स्ट्रॉन्ग होगा, दोनों ही गलत है, मतलब इसका आंसर सी होगा। कोई बात नहीं, एक आध सेकंड की क्या हो रहा है ये, चलो कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, बनाओ जल्दी बनाओ। कह रहा है शुड इंडिया गिव अवे कश्मीर टू पाकिस्तान? क्या हमें पाकिस्तान को जो है वो कश्मीर दे देना चाहिए? क्या हमें कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को दे देना चाहिए? हाँ भैया, नहीं बताओ भैया, दे देना चाहिए क्या? दे देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कह रहा नहीं, कश्मीर एक सुंदर राज्य है और ये भारत के लिए बहुत सी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। ये गलत हो गया। कारण क्या है? इसका रीजन बहुत बेकार सा है। कश्मीर को पाकिस्तान को देना तो बिल्कुल भी नहीं है ना। क्यों नहीं देना है? क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। वो कहते हैं ना, जान दे देंगे इसके लिए। तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे। सुना है ना डायलॉग भाई। तो कश्मीर नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी खैर ये आर्ग्यूमेंट गलत है, क्योंकि कश्मीर हम सिर्फ इसलिए बचा रहे कि हमको विदेशी मुद्रा चाहिए, हमको डॉलर में पैसा चाहिए। क्या बात कर रहे हो? तो ये गलत है। हाँ, इससे संघर्षों को निपटाने में मदद मिलेगी। नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया बात कि यस दिस वुड हेल्प सेटल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। मतलब ये तो वो बात हो गई कि आदमी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए आज कश्मीर दे रहे हैं, कल को फिर ये कहेगा कि क्या कहते हैं, कल को ये कहेगा कि वो दे दीजिए,
जम्मू दे दीजिए, फिर कहेगा दिल्ली दे दीजिए, तो ऐसा कैसे दे देंगे? ठीक है, ऐसे कैसे दे देंगे, है ना? तो नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये बिल्कुल गलत है, दोनों ही गलत है, मतलब सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ क्या कह रहा है। क्या केवल कुछ राज्यों में विदेशी निवेश की एकाग्रता होनी? विदेशी निवेश किसको कहते हैं? एफडीआई को। भैया विदेशी निवेश किसको कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना? इसी को तो कहते हैं विदेशी निवेश। विदेशी निवेश किसको कहते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि एफडीआई को। कह रहा है कि क्या मतलब एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो केवल कुछ राज्यों तक सीमित होना चाहिए, कि भाई देखो दिल्ली बढ़िया राज्य है, दिल्ली में कर दो, महाराष्ट्र बढ़िया राज्य है, महाराष्ट्र में कर दो, केरल कर दो, कर्नाटका कर दो, और उत्तर प्रदेश कर दो, बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड में बिल्कुल मत कर दो, है ना? अगर ऐसा हो जाए तो फिर कितना बढ़िया है। तुम्हारी क्या सोच है, गजब की सोच है। कह रहा नहीं, यह देश के समग्र विकास की नीति के विरुद्ध है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम केवल कुछ राज्यों में विदेशी निवेश करेंगे तो बाकी राज्य तो पिछड़े हुए पहले से हैं और ज्यादा पिछड़ जाएंगे ना। ठीक है, बाकी राज्य तो पहले से पिछड़े हुए हैं तो और ज्यादा पिछड़ जाएंगे। क्यों भाई तान्या, तुम चाहती हो कि मान लो कौन से राज्य से हो बेटा, तुम यूपी से हो, है ना? तो अब यूपी में कोई विदेशी निवेश ना आए, सिर्फ दिल्ली दिल्ली में आए, तो तुम चाहोगी ऐसा हो जाए, है ना? आप चाहोगी ऐसा हो जाए कि केवल यूपी में कोई निवेश ना करे विदेशी, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में करे? नहीं चाहोगी ना आप? तो भैया सब में चाहिए विकास, ये क्या है, समग्र विकास की नीति के विरुद्ध बात हो रही है। कह रहा हाँ, बड़ी संख्या में राज्यों के विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे का अभाव है। तो एक बात बताओ, बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा कि बिना बुनियादी ढांचे को तैयार करे ही जो है बस रिजेक्ट कर दीजिए कि हमें नहीं कराना विदेशी निवेश? तो ये तो गलत है ना। एक मिनट रुकना, आ रहा हूं। हो गया पहला तो। भाई एक बात बताओ, बुनियादी ढांचे का अभाव है, मान लो कि मेरे पास जो है वो 1,000 करोड़ रुपए है, तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करना चाहूंगा? नोएडा की जगह पर इन्वेस्ट करना चाहूंगा, या मैं वो इन्वेस्ट करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ जाकर के? ऑब्वियस बात है, मैं दिल्ली एनसीआर के आसपास इन्वेस्ट करना चाहूंगा। तो ये वाला अंतर होता है। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आपसे, शुड द सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बी कंप्लीटली बैन? क्या गर्भावस्था के दौरान
लिंग निर्धारण परीक्षण पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ऑलरेडी है। भारत जैसे देश में तो ऑलरेडी है ना। बहुत सारे देश हैं जहां पर ये प्रतिबंधित नहीं है, जहां पर ये बैन आउट नहीं है, लेकिन भारत में तो बैन है, क्योंकि हाँ, इससे कन्या भ्रूण हत्याएं होती है और अंततः सामाजिक असंतुलन पैदा होता है। बिल्कुल सही बात है, कह रहा नहीं, लोगों को अपने अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है। देखिए, यहाँ पर केवल और केवल लिंग निर्धारण परीक्षण को